नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपकी मेहनत और सही दिशा में की जा रही आपकी पढ़ाई आपका करियर और आपके भविष्य का निर्धारण करती हैं। कहते भी हैं कि सही राह पर चलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि करियर को लेकर न केवल आपके दृष्टिकोण साफ हों बल्कि आपकी शंकाओं का भी पूरा समाधान हो। हमने देखा है कि अक्सर युवाओं के सामने कई रास्ते होते हैं और ऐसे वक्त में यूथ के सामने बड़ी दुविधा रहती है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। जो रास्ता हमने चुना है उस पर कामयाबी पाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाए। यकीन मानिए कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। और इस सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं कैरियर कॉर्नर। और आज के कैरियर कॉर्नर में हम बात करेंगे एक नहीं कई सारी भर्तियों के बारे में। बिहार में लैब टेक्नीशियन की बम्पर भर्ती है जिसके बारे में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपको इसमें कामयाबी मिले। तो पहली भर्ती बिहार में लैब टेक्नीशियन की है। इसके अलावा यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट की भी भर्ती निकली है। ये एक अच्छा पद माना जाता है। इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सीआईएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती है जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। पीएससीबी की सक्षमता परीक्षा 3 का फॉर्म भरा जा रहा है। इसके अलावा एनटीए नीट यूजी एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें अप्लाई करिए। एमपीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकली है, यहाँ पर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम भर्तियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हम आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो एक एक कर सारी भर्तियों के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। पहली भर्ती है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी की। पद का नाम है लैब टेक्नीशियन। इसमें ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इन पदों पर बहाली होनी है और अच्छे खासे पद हैं। कुल पद हैं 6134 जिसकी आखिरी तारीख है 1 अप्रैल। और 21 साल से 42 वर्ष तक यानी कि बिहार सरकार के तमाम भर्तियों में जो उम्र सीमा है वो इसमें चाहिए। 12वीं विज्ञान से होना चाहिए और इसकी जो वेबसाइट है वो है btsc.bihar.gov.in। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जिस भर्ती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं यूपीएससी की ये बहाली है। यूपीएससी कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर 357 पदों पर भर्ती निकली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। इसकी आखिरी तारीख है 25 मार्च। उम्र 20 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन और जो शारीरिक मानदंड चाहिए इस पद के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए उसका पालन करना ज़रूरी है। और वेबसाइट है upsc.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जिस बहाली की बात कर रहे हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और रिक्रूटमेंट 2025 की। पद का नाम है कांस्टेबल और इसमें 1161 पदों पर बहाली होनी है। 3 अप्रैल को आखिरी तारीख है। 18 से 23 साल इसमें उम्र सीमा है और 10वीं इसकी योग्यता रखी गई है। वेबसाइट है CISFrecruitment.CISF.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और अहम परीक्षा जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, सक्षमता परीक्षा का फॉर्म बीएसईबी की तरफ से निकाला गया है और इसमें पद का नाम है विशिष्ट शिक्षक। कुल पद इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप लाते हैं और अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, सरकारी सेवक हो जाएंगे और आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। आखिरी तारीख है 12 मार्च। उम्र सीमा इसमें लागू नहीं है और बिहार में नियोजित शिक्षक बनने का ये अगर आप हैं तो आपके लिए विशिष्ट शिक्षक बनने का ये बेहतरीन मौका है। बीएसईबी की वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगली जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं ये फॉर्म है एनटीए नीट यूजी एडमिशन के लिए। अगर आप मेडिकल एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। आखिरी तारीख 9 से 11 मार्च। 17 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए, कम से कम 17 वर्ष उम्र होनी चाहिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। योग्यता 12वीं बायोलॉजी के साथ और वेबसाइट है neet.nta.nic.in। यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बहाली है एमपीपीएससी की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी बहाली निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1930 पदों पर बहाली हो रही है। आखिरी तारीख है 26 मार्च और उम्र सीमा है 21 साल से 40 साल। इसमें मास्टर और नेट स्लेट के अलावा सेट अगर आपने पास किया है, आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। mppsc.mp.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये बड़ा पद होता है। इन तमाम भर्तियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर तैयारी किस दिशा में हो, किस तरीके से हो ताकि कामयाबी ज़रूर मिले। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रंजन सिंह जो आरएस क्लासेस के निदेशक हैं। रंजन जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़ को? जी सर, सुन रहा है। तो रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। पहला सवाल तुम यही करेंगे कि हमने तमाम भर्तियों की बात की,
अगर हम सबको मिलाते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए और कामयाब होने के लिए जो बेसिक फंडा है, जो मूल मंत्र है, वो क्या है? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उनका डेडिकेशन लेवल। आप किसी भी काम करने के लिए आपका क्या डेडिकेशन लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो तैयारी करने जा रहे हैं, स्वाभाविक है आप उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसका पूरे कोर्स का एक पूरा स्टडी, उसके बारे में पूरी चीज़ों की छानबीन करना, उनके सिलेबस के बारे में जानना, उनके मापदंड को अच्छे तरह से समझना और एक स्टडी प्लान बना के उसके लिए काम करना, सही बुक का चयन करना। उसके बाद जब ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको एक ऐसे टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर के लिए काम करना पड़ेगा जहाँ से आप अपने तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा पैनापन ला सकते हैं। तो हर एक चीज़ का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जब तक सारी चीज़ों को एक साथ कड़ियों में नहीं जोड़ेंगे तब तक आप उस सफलता के उस मुकाम तक पहुंचने में आप पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले बच्चों को सिलेबस के बारे में जानना होगा, फिर उसके पूरे मापदंड को समझते हुए एक सही डायरेक्शन में अगर वो काम करेंगे तो हम समझते हैं कि उनकी मतलब सफलता सुनिश्चित होगी। बिल्कुल रंजन जी, जाहिर सी बात है कि आप सफलता का जो मंत्र यहाँ पर बता रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो पहली बहाली जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है BTSC यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन। तो ये जो लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन का जो ये पद होता है, इसमें किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह की तैयारी करनी चाहिए बच्चों को? देखिए, ये जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं ये अंडर ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जामिनेशंस होंगे और इसमें सारी तैयारी, जैसे लैब टेक्नीशियन या जो भी एग्जाम आप बोल रहे हैं, जूनियर इंजीनियर्स के एग्जाम्स होंगे, ये सब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो ऐसे समझिए कि जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं, जो बिहार टेक्निकल आयोग अलग से इसका गठन किया गया है और वही इन पूरे एग्जाम्स को अब कंडक्ट करती है। तो इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको समझना, ये आप कह सकते हैं कि जो जनरल की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके पास जैसे सामान्य ज्ञान का सही नॉलेज, उसके साथ साथ वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो जिसका एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसका जैसे लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है, ये कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि वो +2 के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है उनका, वो पूरी सिलेबस के बारे में करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स पे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जो जनरल के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनको इसमें बहुत हद तक प्राथमिकता मिलती है और बच्चे वहाँ पे अच्छे से क्वालिफाई कर पाते हैं। बिल्कुल रंजन जी, तो जाहिर सी बात है कि हम जैसे लैब टेक्नीशियन की बात करें, बम्पर पद है और ये जो कई सारे बच्चे होते हैं जो जिनके पास डिग्री होती है, फार्मा की डिग्री होती है, जिनके पास नर्सिंग की डिग्री होती है, पैरामेडिकल की डिग्री होती है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी ये बेहतर मौका हो सकता है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो, इसके बाद जो जॉब मिलती है वो किस तरह की जॉब होती है? ये देखिए, ये जो इस जॉब की बात अगर आप करते हैं तो जहां भी, जैसे आप लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन के जितने भी लोग हैं, ये आप अलग अलग विभाग जो है, एक तो आप ऐसा समझिए कि सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वहां पे उनकी बहाली डायरेक्ट हो सकती है। उसके साथ साथ जितने भी अनुसंधान हैं, जहाँ पे फोरेंसिक लैब्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग के लिए, वहाँ पे उनकी जो इस पद से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी बहाली वहाँ पे की जा सकती है। और उसके साथ साथ जितने भी आप समझिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो सदर अस्पताल होते हैं वहाँ पे भी टेक्नीशियंस की आवश्यकता पड़ती है। तो हम समझते हैं कि ये जितने भी जगह अलग अलग जो बिहार के इंटीरियर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पटना के साथ साथ सारे हर जगहों पे मतलब इनकी बहाली हो सकती है और हर जगह वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल रंजन जी, अगली जिस बहाली की हम बात करेंगे, प्रतिष्ठित एग्जाम है, असिस्टेंट कमांडेंट UPSC लेती है, कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। इसकी भर्ती हो रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, 357 सीट है। तो ये कितना रेपुटेड पोस्ट है और इसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, बेसिकली इस एग्ज़ाम की बात अगर आप करेंगे तो चाहे जितने भी नाम ही आपको बता रहे, आर्म फोर्स
मतलब ये आर्म फोर्स पुलिस की बात हो गई, तो इसमें चाहे आप बीएसएफ की बात कर लेंगे, चाहे आप सशस्त्र सीमा बल की बात कर लेंगे, ये जितने भी मतलब सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सारे जी एग्जैक्टली सब में इनकी बहाली स्पेशली होती है। और वहाँ पे जब जितने भी ये मेडिकल ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये सारे वहाँ पे जितने भी मतलब कैंडिडेट इसमें बहाल होने वाले हैं, सब जगहों पे, चाहे वो सीआरपीएफ वाले पार्ट में हो, चाहे मतलब बीएसएफ वाले में, हर जगह उनकी बहाली, आर्मी के जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे हर जगह उनके अस्पताल से मेडिकल हॉस्पिटल्स उनके होते हैं, वहाँ है कैंप्स हैं, तो वहाँ पे भी इनकी बहाली होती है। और ये बड़ा ही रेपुटेड मतलब जॉब है। आप ऐसे समझिए कि मेडिकल सेक्टर्स में, जैसे आप समझते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे समझते हैं आज के डेट में ही बच्चे, बिहार में खास करके आप समझेंगे तो बिहार के बच्चों में अभी भी एक दिमाग में यही रहता है कि अगर मेडिकल कॉलेज हम मतलब उनको समझ में आता है, मेडिकल का मतलब नीट ही समझ में आता है, मतलब वो एमबीबीएस या ज़्यादा समझिए तो बीडीएस या यूँ कहिए कि वो मतलब उसके बाहर वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन ये लैब टेक्नीशियन का जॉब हो गया, जो इसके पहले वाली चर्चा हमने करी वो हो गए, चाहे ये जितने भी जॉब्स आप आर्म्स मेडिकल ऑफिसर्स वाले जो कमांडेंट ऑफिसर्स की बात हो गई, ये सब भी डायरेक्ट, इसमें भी वो बच्चे जो पैरामेडिकल के कोर्स करके आ रहे हैं, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज करके आएंगे, या जितने भी लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज करके आएंगे, उनकी भी बहाली मतलब इन सभी कोर्सेज पे ग्रेजुएशन के बाद हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन नीट के अलावा भी बच्चों को रहने वाला है। नहीं बिल्कुल। और ये रंजन जी, हम भी देखते हैं कि हम साल भर जब करियर को लेकर देखते हैं तो बहाली लगातार आती है, आईटीबीपी की, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, ये साल भर कुछ ना कुछ संख्या में निकलती रहती है। यानी कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो निराश नहीं होता, लगातार उसके लिए मौके उपलब्ध रहते हैं। अभी आप देखिए, बात कर रहे हैं हम असिस्टेंट कमांडेंट की, देखिए सीआईएसएफ ने कांस्टेबल की बड़ी बहाली निकाली है जिसमें 1161 पदों पर बहाली हो रही है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे लड़के पढ़ भी रहे हैं और जो शारीरिक मानदंड है उनका भी ख्याल रखना है, फिजिकली फिट भी रहना है और तैयारी भी करना है, तो ये दोनों बैलेंस कैसे बनाए बच्चे? मतलब जनरल की, जैसे जनरल की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं सर, उनके पास एक बहुत लंबा एग्जाम देने का दायरा होता है। आप ऐसे समझिए कि उनमें, और उनके प्रिपरेशन का दायरा अगर समझेंगे तो लगभग जनरल नॉलेज की जो बात होगी वो लगभग एक ही चीज होंगी, करंट अफेयर्स एक होंगे, क्योंकि अगर वो बिहार या किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उनके करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अलग से उनको ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज मैथ और रीजनिंग लगभग सेम ही होते हैं उनके लिए। तो वो उनके पास अगर वो सही से काम करते हैं तो उस डायरेक्शन में जाने में उनको बिल्कुल। हाँ बोलिए रंजन जी। जी, तो मतलब आप ऐसे समझिए कि जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, मतलब जनरल के बच्चों को के लिए एग्जाम देना। एक तैयारी अगर वो ईमानदारी से कर रहे हैं और बार हर जगह फॉर्म निकल रहे हैं, ज्यादातर जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की बात आपने करी सर, तो उसमें भी क्योंकि शारीरिक मापदंड को भी उनको फॉलो करना होगा, तो वो एक अपना एक रूटीन प्लान बनाना बच्चों के लिए जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपने शारीरिक मापदंड को भी लेके चले। जब तक वो सभी चीजों का सामंजस्य वो नहीं बैठाएंगे तो पढ़ते हुए भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को मिस कर जाएंगे। तो शारीरिक सुबह उठे, सुबह अपना एक पहले तो एक टाइम प्लान बनाए बच्चे, एक टाइम फ्रेम बना ले कि सुबह उठ के हमें पहले अपने सारे फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए एक स्लॉट बनाए। अगर वो कोचिंग कर रहे हैं अभी तो कोचिंग का एक टाइम रखें, उसके बाद अपने सेल्फ स्टडी के लिए एक अलग से प्लान रखें। जब तक वो एक स्टडी प्लान अगर नहीं बनाते हैं खुद से पढ़ने का, खुद से जब वो पढ़ेंगे तो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। आपने जो पढ़ा, मान लीजिए आपने आज जो पढ़ाई करी, तो उस पूरे पढ़ाई के दौरान जो भी आपने सीखा है उसको एक जगह कंसाइज करिए, सिनॉप्सिस तैयार कीजिए और उसको बार बार रिपीट करते रहिए। तो पढ़ना, उसको याद रखना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना उनको एक संक्षिप्त दायरे में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सारी एग्जामिनेशन जनरल की जो एग्जाम है इसमें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। ठीक। तो अगर प्रतिस्पर्धा ज्यादा है तो उसमें आपको
अपने स्टेप से बिल्कुल, ज्यादा मेहनत बाहर भी निकल ज्यादा के लगेगी, काम करने की तैयारी भी आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। करनी पड़ेगी, ये इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगली बात अब कर लेते हैं नीट की। नीट सेल्फ मेडिकल, डिटर्मिनेशन उनके अंदर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जी रंजन जी, अब मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो नीट के फॉर्म निकल जो गए जब- हैं, तो अब चूंकि ये तो ऑल इंडिया कंपटीशन है, सबका सपना होता है कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बड़े होकर मेडिकल में जाना है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है? क्योंकि तैयारी तो अनलिमिटेड है, ट्रिक क्या है? लगभग 20 सालों से हम बच्चों को केमिस्ट्री ही पढ़ाते आए हैं, और खास करके मेडिकल में हमारा एक बहुत बड़ा लंबा योगदान रहा है बच्चों के लिए। जी सर। तो हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ के अभी डॉक्टर बने पड़े हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने इस दरमियान देखा है कि मेडिकल के जो क्वेश्चंस हैं, पहले तो ये समझिए उस पैटर्न को सर, तो उसमें 720 आउट ऑफ 720 तक बच्चे आजकल अचीव कर रहे हैं, और एक दो नहीं, दो 4 बच्चे 720 तक जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज बारीकी से समझने का क्या है कि जो मेडिकल का क्वेश्चंस होता है ना, वो क्वेश्चंस कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी अभी, क्योंकि अभी तो लास्ट मोमेंट है, तो बच्चों को हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक कॉमन एरिया पे जाते हुए फिर उसको फोकस करके वहां समझाते हैं कि बच्चे ज्यादा पैनिक नहीं हो और चीजों को समझ पाए। बच्चे अगर एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके लाइन बाय लाइन अगर वो पढ़े हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स के पार्ट हो, और उस पर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करा है, तो वो आसानी से 720 तक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर बच्चा उस पर फोकस करके काम करता है, तो उनको बस वो, उनके पास क्वेश्चन थिंकिंग वाली नहीं होती है, उनको मेमोरी वाली क्वेश्चंस होती है, क्योंकि उनको 180 क्वेश्चंस को बनाने के लिए 3 आवर्स चाहिए। तो बस वहां उनको चेक करना है कि वो कंटेंट्स याद रखे हैं कि नहीं। तो अभी के बच्चे जो अभी आप प्रेजेंट में कहें कि जो बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं वो पैनिक नहीं हो। आप एक बात समझिए सर कि लगभग 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रतिस्पर्धा जो होती है ना, वो 1 से 1.5 लाख बच्चों में ही होती है। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ही उन चीजों को सही से कस्टमाइज किया होता है, चीजों को समझा होता है, सिलेबस के ऊपर काम किए होते हैं, अपनी एनर्जी को बरकरार किए होते हैं। क्योंकि आप शुरुआत से एनर्जी अगर लगाए हैं, तो अभी तक लास्ट एग्जाम टिल आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते बस रंजन सर, एक सवाल आखिर में, समय की थोड़ी कमी है, क्या टाइम मैनेजमेंट भी एक मसला है मेडिकल नीट की परीक्षा में? सर 500%, क्योंकि आप समझिए सर 3 आवर्स में उनको 180 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस 180 मतलब मिनट में उनको 180 क्वेश्चंस करने हैं। तो मेरा सजेशन बच्चों को ये रहता है, देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं, और उसमें 90 क्वेश्चंस है, 90 क्वेश्चंस उनको बायोलॉजी में करने हैं। तो मेरा बच्चों को सजेशन होता है कि सबसे पहले जो है बायोलॉजी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहले उन क्वेश्चंस को करें, उसके बाद वो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस पे करें, और इसमें से जो समय ये बचाएंगे उस क्वेश्चंस को उनको फिजिक्स के ऊपर अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बच्चा बायोलॉजी में अपने समय को बचा लेता है, और केमिस्ट्री से भी, जैसे आप इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में जाएंगे, ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर बच्चे ने जान रखा है, तो वहां अगर वो समय बचाते हैं तो वो फिजिक्स में काम आएगा। फिजिकल और मतलब केमिस्ट्री के, हाँ, और फिजिकल के क्वेश्चंस में भी कहेंगे, और जो केमिस्ट्री के फिजिकल वाले पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी वो फोकस करके समय दे पाएंगे। होता क्या है कि बच्चे पहले फिजिक्स शुरू कर देते हैं या फिजिकल के क्वेश्चन शुरू कर दिए और वहां फंस जाते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी सलाह, ठीक है रंजन जी, अब समय की थोड़ी कमी है, ठीक है, बहुत अच्छी सलाह आपने दी कि अगर बायोलॉजी का बच्चा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो बायोलॉजी पे पकड़ होगी, वहां से आप शुरुआत करें, और जितना टाइम आप बचाएंगे सफलता के चांसेस उतने बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास फिजिक्स में फिर टाइम बच जाएगा उसके हल करने के लिए। ठीक है रंजन सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बच्चों को लेकर, शंकाओं को लेकर, तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, जी बिहार झारखंड की पूरी टीम ने ये शो आपके लिए तैयार किया है। अगर आप करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे हैं, तो हमारी आपसे अपील है कि आप इस शो से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8588899555 पर अपने सुझाव और फीडबैक भेजिए। अगर आपके मन में भी करियर को लेकर, रोजगार को लेकर कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछिए, आपके सवाल हम एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे।
यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूथ और रोजगार पर फोकस हमारा ये कार्यक्रम करियर कॉर्नर आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। यहाँ हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते शनिवार को ठीक 5 बजे करियर कॉर्नर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चलते चलते वक्त हो चला है कोट ऑफ द वीक का। तो आज मुंशी प्रेमचंद का कथन, उन्होंने कहा था कि सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं।